नमस्कार दोस्तों, मैं शेष राज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय कॉम्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं तहे दिल से वंदन करता हूं। दोस्त मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आया हूं जो समाज से संबंधित है, जो आपका समाज से संबंधित है। तो दोस्त हम लोग देखते हैं जो है कि जो भी हमारे आपके सिलेबस में हिंदी और संस्कृत का सिलेबस होता है उसमें आपका एक चैप्टर आपका समाज से होता है। तो हम लोग समाज पढ़ते हैं, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे भाई कि समाज हम लोग पढ़ते क्यों हैं, समाज की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या इसमें जो है सिग्नल मिलता है जिसको जो है समाज को जो हमारे यहाँ सिलेबस में डाला गया है। सबसे पहले मिलता है यहाँ पर, देखते हैं कि समाज का अर्थ क्या होता है, तो फिर जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है, समाज में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे समाज किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समाज का मिलकर बना हुआ है सम और आस। सम और आस। देखिए सम क्या है, सम हमारा उपसर्ग है। क्या है दोस्त? उपसर्ग है। ठीक, और जो हमारा आस है, आस हमारा प्रत्यय है। आस क्या है? प्रत्यय है। तो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग को कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे आप पहचानेंगे। तो शायद इतना तो आपको मालूम है। देखिए हमने यहाँ लिख दिया उपसर्ग और यहाँ लिख दिया प्रत्यय। अब कुछ लोग तो इसमें होते हैं कंफ्यूज कि यार पहले उपसर्ग होता है पहले प्रत्यय होता है, पहले उपसर्ग होता है पहले प्रत्यय होता है। तो हमारे दिमाग में ये बात आ गया जो है कि शायद पहले मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे पकड़ेंगे आप, उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे पकड़ेंगे। तो दोस्त आपको पकड़ना क्या है, देखिए डिफिनीशन में जो परिभाषा लिखा था किताब में यही होता है, किसी शब्द या पद के पहले कोई नया वर्ड जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन या जो है या उनका जो है विलोम कर देता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। या कहते हैं कि किसी शब्द या पद के अंत में जो कोई नया वर्ड जुड़ता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे पहचानेंगे, कैसे अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए हम स्थिर बनाएंगे। ठीक, इतना तो आपको मालूम ही होगा। अपने प्रदेश का नाम आपको मालूम है उत्तर प्रदेश। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अपने प्रदेश क्या नाम, उत्तर प्रदेश। देखिए उ का मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब प्रग मतलब समझिए प्रत्यय। यदि हम उपसर्ग लिख दिए हैं पहले, अब प्रत्यय लिखे हैं बाद में, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि उपसर्ग मतलब क्या, किसी पद या किसी शब्द के पहले लगने वाला वर्ड को हम उपसर्ग कहते हैं और किसी शब्द या पद के बाद में लगने वाले वर्ड या शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप समझ गए होंगे आप कि समास में जो सम है वो आपका उपसर्ग है और जो आस है ये आपका प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय है। अब हम यहाँ बात करेंगे समास का अर्थ, हम यहाँ बात करेंगे समास का अर्थ, समास का अर्थ। अब देखिए भाई समास का अर्थ मतलब जो है, अब समास का यानी मेन वर्क क्या है, हम समास क्यों पढ़ते हैं, समास क्यों पढ़ते हैं। आप लोग अपने परिवार में, अपने दोस्त यारी में, अपने जो टोली समूह में आप लोग कहते होंगे ना, आपको कोई यदि फ्रेंड होता है, मित्र होता है तो कहते हैं, यदि उनका नाम होता है रमेश कुमार यादव होता है, रमेश कुमार यादव होता है उनका नाम, तो आप लोग जो है बड़े शौक से कहते हैं RKY, वो कहते हैं ना आप लोग RKY। महेश कुमार यादव होता है आप लोग बोलते हैं MKY। हाँ, राहुल कुमार सिंह होता है तो आप बोलते हैं RK सिंह। ठीक, आप लोग ऐसा बोलते हैं। कहने मतलब क्या, यानी किसी बड़े जो है लहजे यानी किसी बड़े जो है शब्द को आप छोटे में कह देना ही वही क्या कहलाता है, समास। कहने मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। ठीक, संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब इसका कहने मतलब क्या है, यानी किसी भी बड़े वाक्य को, किसी भी बड़े वाक्य को संक्षेप में कह देना ही, या हम कहते किसी बड़े वाक्य का संक्षेपीकरण कर देना ही समास कहलाता है, समास कहलाता है। कैसे भाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना भैया कि घर का चोरी करने वाला, घर का चोरी करने वाला, तो अब इतना बड़ा हम न कह करके इनको संक्षेप में कह दें,
हम इनका संक्षेपीकरण कर दे, इनको हम क्या कहेंगे? घर चोर कहेंगे, है ना भाई? हम घर चोर ही कहेंगे ना। हम यहाँ कह दे जो है घर का चोरी करने वाला। अब आपको कहे भैया जो है कि इनको जो है आप छोटे बताइए, इतना बड़ा नगर बताइए, तो इनको यदि हम संक्षेप में बोलेंगे, सीधा बोलेंगे घर चोर। हम कह दे पाकिट को मारने वाला। अब इतने बड़े वाक्य को हम न लिख करके इनको हम संक्षेप में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे पाकिट मार। क्या लिख देंगे? पाकिट मार। तो इसीलिए देखिए जो है समास को जो अर्थ बनाया गया, रखा गया है संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है, संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर भाई संक्षेप और संक्षेपीकरण किसका होता है? संक्षेप और संक्षेपीकरण किसका होता है? शब्दों का होता है कि पदों का होता है कि वाक्यों का होता है कि वर्णों का होता है? बहुत क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में कि समास किसका योग होता है? समास में किसका योग होता है? शब्दों का, पदों का, वाक्यों का, वर्णों का, किसका योग होता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का, वर्णों का। तो इसके पहले हम वीडियो पढ़ाए हैं आपको, जो संधि पढ़ा चुके हैं, उसमें आप बता दिए हैं कि संधि में जो वर्णों का योग होता है। लेकिन समास में किसका योग होता है? समास में शब्दों का योग होता है। किसका योग होता है? शब्दों का, या कह सकते हैं आप पदों का योग होता है। अब यदि जिसको यह ना मालूम हो शब्द और जो है वर्ड में क्या अंतर, आप समझ सकते हैं। शब्द मतलब आपका क है और यहाँ हम लिख दे कमल, ये आपका शब्द हो गया। लेकिन क क्या है? ये वर्ड हो गया। कहने मतलब क्या कि वर्णों के एक योग को जो है शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क लिख दें और म लिख दें और ल लिख दें, अब इनका हम योग कर दें तो अब बनता है कमल। तो कहने मतलब जहाँ पर शब्दों का योग होता है उसे हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। ठीक, तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आ गया होगा ना? ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं भाई, अब यहाँ पर समास का जो है हमने अर्थ जान लिया कि समास का अर्थ होता है क्या है? संक्षेप, संक्षेपीकरण। लेकिन संक्षेप या संक्षेपीकरण किसका करना है? शब्द या पदों करना है। अब हम यहाँ बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आता है सामने, जो नंबर आता है, अब ये नंबर आता है भैया समास के भेद, यानी समास के भेद, समास के भेद। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। नंबर 1 जो होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और जो नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। और नंबर 3 जो होता है हमारा द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। और जो नंबर 4 होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अब रही बात है कि 5वां और 6वां कौन से हैं? देखिए 5वां 6वां जो भी हैं वे हमारे तत्पुरुष के उपभेद हैं, हमारे तत्पुरुष के उपभेद हैं। वे कौन कौन से हैं? एक हमारा है द्विगु समास। कौन कौन से भाई? द्विगु समास। और एक हमारा है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, अब पूछने की संभावना बनती है। यहाँ पूछता है तत्पुरुष समास के निम्न में से तत्पुरुष समास के कौन से उपभेद हैं? देखिए होते हैं 2, एक हमारा होता है द्विगु होता है, एक हमारा होता है कर्मधारय होता है। तो देखिए कुल मिलाकर के हमारे समास कितने हो गए भाई? समासों संख्या कितनी हो गई? 6 हो गए। ठीक, कितनी हो गई? 6 हो गए। ठीक, तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है भाई? अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भाई अब हम एक एक समास का अध्ययन करें, एक एक समास का अध्ययन करें। ठीक, तो हम जो है आज अध्ययन करते हैं अव्ययी भाव के विषय में। हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास कैसे हम पहचानेंगे और क्या होता है। ठीक, क्या होता है और कैसे हम पहचानेंगे। ठीक, नंबर 1
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो दोस्त देखिए, इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है। इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का यदि नाम रखा जाता है तो उनके गुण के समान, इनके नाम के समान का गुण भी होता है, उनका काम भी होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है कि इनको कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका एक यहाँ बहुत ज्वलंत क्वेश्चन बनता परीक्षाओं में कि अव्ययी भाव समास या कोई भी समास दे देगा, यानी उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए दोस्त, समास देखिए जो है दो पदों में होता है। एक हमारा होता है पूर्व पद और एक हमारा होता है उत्तर पद। सो हम कह सकते हैं प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक, तो यहाँ पूछता पहला क्वेश्चन बनता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद प्रधान है। तो हम सबसे पहले इसके विषय में जानकारी लेंगे। का सूत्र है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास। ठीक, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास। देखिए हम लिखे पूर्व पदार्थ प्रधानो, यानी जो पहला वाला पदार्थ है, अर्थात पहला वाला जो हमारा पद है वही क्या होगा, हमारा प्रधान होगा। वही क्या होगा, प्रधान। लेकिन किसमें, अव्ययी भाव समास में। कहने मतलब ये है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है भाई, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद हमारा प्रधान होता है। अब देखिए भाई, अब इन्हीं से हम जो है अव्ययी भाव की पहचान करेंगे, इन्हीं से हम अव्ययी भाव की पहचान करेंगे। अब देखिए, जिसमें अर्थात कहने मतलब ये है, यानी कोई ऐसा पद होगा और उनको हम जो है उनका विग्रह करेंगे, उनका हम विग्रह करेंगे। और यदि पहला पद यदि हमारा अव्यय शब्द होगा, पहला पद हमारा अव्यय शब्द होगा और द्वितीय पद हमारा संज्ञा होगा, द्वितीय पद हमारा संज्ञा होगा, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो अब रही बात भाई, अब यहाँ बात जो थोड़ा अटक गया कि अब भाई अब हम कैसे जाने कि अव्यय है हमारा, कैसे हम पहचान करें हमारा अव्यय है। तो सबसे पहले आपको जानकारी रखनी है कि अव्यय होता क्या है, अव्यय होता क्या है। तो देखिए भाई, अव्यय का देखिए डिफिनेशन क्या है। वे शब्द हम लिख देते हैं यहाँ पर, वे शब्द जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन संभव न हो, यानी वे शब्द होंगे जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हम कोई भी रूप ले चलेंगे, वैसे शब्द होंगे जो कि पुल्लिंग में भी वही बोले जाएंगे, स्त्रीलिंग में भी वही बोले जाएंगे और नपुंसक में भी वही बोले जाएंगे। ठीक, और वे शब्द होंगे जिनका एक वचन भी वही होगा और द्विवचन भी वही होगा और बहुवचन भी वही होगा। यदि आपको और सरल भाषा पर दिमाग बैठाना है तो ऐसे दिमाग रखिए, अव्यय यानी जिनका व्यय ना हो, जिनका व्यय न हो, जिनका कोई मतलब न हो, जिनका कोई खर्च ही न हो, वही तो अव्यय कहलाते हैं, वही तो अव्यय कहलाते हैं। कहने मतलब जिनका कोई खर्चा ही न हो, जो खर्चा ही न करे, जो ज्यों का त्यों बना रहे। भाई हम यही तो लिखे हैं, वे शब्द जो वे शब्द जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन न हो, ज्यों का त्यों बने रहे। कहने मतलब पैसा ले लिए पॉकेट में और मार्केट में घूम रहे हैं, 1 भी रुपया खर्च न करें, तो वही क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे भाई, अब अव्यय कैसे पकड़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, हमने अभी इसके पहले बताया ना कि उपसर्ग का नाम लिया और बताया उपसर्ग,
हमने बताया उपसर्ग को कैसे पकड़ना है। जो उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग का ही सहोदर भाई, उपसर्ग के ही सहोदर भाई को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? हमारा उपसर्ग। उपसर्ग का ही दूसरा नाम क्या है? हमारा अव्यय। या कह सकते हैं अव्यय का ही सहोदर भाई कौन है? उपसर्ग। उपसर्ग का सहोदर भाई कौन सा है? अव्यय। ठीक, हम कैसे पकड़ते हैं? एक दो एग्जाम्पल करते हैं, एक दो उदाहरण करते हैं। हम यहां कह दें, यहां पर प्रतिदिन, इनका आप विग्रह करिए भाई। विग्रह करें, क्या बनेगा यहां पर? प्रतिधन दिन। अब देखिए प्रति क्या है? प्रति हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। बताना भाई कि उपसर्ग के सहोदर भाई को अव्यय कहते हैं। तो यहां देखिए हम पहले पकड़ लिए कि प्रथम पद हमारा क्या है? अव्यय अर्थात उपसर्ग है। तो हम पकड़ लेंगे बहुत आसानी से भाई कि यदि उपसर्ग और अव्यय लगा है तुम्हारा अव्ययी भाव समास होगा। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, निर्जन ले लें, निर्जन। तीन का आप विग्रह करिए भाई, क्या होगा? निर्धन जन। अब देखिए निर क्या है हमारा? निर हमारा उपसर्ग कर सकते हैं या फिर हम जो इनको अव्यय कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम, इनको तोड़िए, प्रतिधन क्षणम, प्रतिधन क्षणम। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे हम यहाँ कहते हैं उपकूल। उपकूल, इनको तोड़िए आप, उपधन कुल। हम यहां कहते हैं अपमान, इसमें क्या है हमारा उपसर्ग? अपधन मान। हम यहां ले लें अपमान, और एग्जाम्पल ले लें अनुमान या फिर अनुगमन। देखिए अनुधन गमन। इस प्रकार से आप जो है इनको पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से इनको आप पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास कैसे पकड़ेंगे और किस प्रकार से ये होते हैं। ठीक, तो आज इतना ही दोस्त। बाकी आपको अगले वीडियो में हम अव्ययी भाव समास को जो है थोड़ा रिवीजन कराएंगे, और इसके बाद जो आपका अगला समास होगा उसको हम जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्त मैं आप थोड़ा सा मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसको जो है आप कुछ भी समझिए, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि हमारे लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर करना है हमारे लिए आपका कुछ छिड़ा होगा दोस्त। ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा आप वीडियो जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।